हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो प्रैक्टिस सेट है साइंस का कंटेंट प्लस पेडागोगी, तो आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। ये 8 दिसंबर 2019 का पेपर है और सेट जो है सेट ई सेट है। और आज जो है साइंस में 15 क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस 5 में 15 क्वेश्चन बताया जाएगा। इस तरह 18-19 का जो है इस चैनल पर पूरा वीडियो जो है मैथ और साइंस का डाला हुआ, उसको आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। उसके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ का डिस्कशन करना है साइंस से, मैथ से रिलेटेड, तो उसे ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ एक और बोलना चाह रहे हैं कि उर्दू के लिए जो है एक हमारे साथी है, उनका जो है चैनल का नाम है 1 Step for Goal, और उस पर अच्छा कंटेंट उर्दू का डाला हुआ है, उसको जाके आप ज़रूर देखें। और उर्दू आपको 30 में 28-29 ज़रूर आ जाएगा, तो इसलिए उसको ज़रूर देखें। चलिए, तो आज का क्वेश्चन के साथ, साइंस के क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 61 नंबर से, यहाँ से साइंस स्टार्ट है। कह रहा है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पचाने के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है, माने कि एक्स ज़्यादा स्रावित होता है, तो वो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले जो है हम आपको HCl के बारे में बता दें। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए HCl के बारे में बता दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, कि हमारे पेट में बैक्टीरिया को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? HCl का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग भोजन खाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता है, तो वो HCl जो है मारने का काम करता है उस बैक्टीरिया को। और आप जानते हैं कि हमारे पेट में HCl भोजन के पाचन में मदद करती है। और कभी कभी हमारा पेट आवश्यकता से अधिक होने पर HCl उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो HCl भी जो है ना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, HCl का ज़्यादा उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं HCl को कम करने के लिए? ऐसी स्थिति में इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर की सलाह से। क्योंकि हमको ज़्यादा HCl की मात्रा बढ़ जाएगा तो पेट में दर्द और जलन होने लगता है, तो डॉक्टर की सलाह क्या करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। तब वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है, वो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो इसीलिए अगर ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो तीसरा नंबर में कि एक्स क्या है, एक्स जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ तीसरा नंबर यहाँ कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्योंकि एक्स जो यहाँ बात किया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कि एक्स एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वही की मात्रा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो गया है। तो इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चीज़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया गया है, जो कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रिलेशन बताता है। इसलिए इसका आंसर जो देखा जाए तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं है होता है? पहला, दही बनाने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस किण्वन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले जाने से पहले हम उसके बारे में जाने कि बैक्टीरिया क्या होता है। कि बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है और बैक्टीरिया का खोज जो है कौन किया था, ल्यूवेनहुइक ने किया था। और बैक्टीरिया किसमें होता है, तो दही बनने में होता है, फिर गन्ने के रस में किण्वन में होता है, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, और डबल इसमें बोला नहीं होता, किसमें नहीं होता, तो डबल रोटी पकने में। इसीलिए इसका जो आंसर जो देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 63 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है वनमूलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, इसको कहते हैं डिस्टिफिकेशन, इसको कहते हैं इरोशन अपरदन, उसके बाद कंजर्वेशन। तो वनोन्मूलन को क्या कहते हैं? देखिए, वनोन्मूलन क्या होता है कि जंगलों को काटना, जंगलों को काटना क्या कहलाएगा? वनोन्मूलन कराएगा। और मरुस्थलीकरण कहते हैं कि जो लैंड जो है फर्टाइल होता है, माने उपजाऊ होता है, कुछ दिन के बाद ओवरग्रेजिंग के कारण जो है वो अनुपजाऊ हो जाता है, तो क्या बन जाता है? मरुस्थलीकरण बन जाता है। फिर अपर्दन होता है कि अपर्दन होता है कि अगर प्लांट अगर काट देते हैं, कहीं भी प्लांट काट देते हैं, तो प्लांट काटने के बाद क्या होता है कि बारिश होता है तो मिट्टी के साथ वो बह जाता है, तो उसको कहते हैं अपर्दन कहते हैं। और इस तीनों में से ये तीनों सेम है, और जो इसका भिन्न जो है ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दें। सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में जाने कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों का मतलब रंग रूप में परिवर्तन हो जाएगा किसी चीज में, तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें रासायनिक परिवर्तन का, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा दही। अगर दूध से आप बनाते हैं दही में, तो दही में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रोसेस। फिर दही से दूध नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब भौतिक चेंज में आप एक एग्जांपल मोमबत्ती का ले सकते हैं, बल्ब का जलना ले सकते हैं, इस तरह का। और पाचन जो है, पाचन भी एक क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक केमिकल परिवर्तन, वो भी है। श्वसन भी एक केमिकल परिवर्तन है। लेकिन क्रिस्टलीकरण की बात करें तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, और ये क्या होता है कि शुद्ध पदार्थों के बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे समुद्री जल का देखते हैं वाष्पीकरण होता है, और उसी वाष्पीकरण से नमक तैयार होता है, तो वो छोटे बड़े बड़े क्रिस्टल होता है। तो समुद्री जल में जब वाष्पीकरण होता है तो एक क्रिस्टल के रूप में, वो नमक के रूप में वो तैयार होता है। तो ये फिजिकल चेंज होता है, कोई नया चीज़ इसमें चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें 4 जो है सही नहीं के हिसाब से 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में दिखाना आपको, कि इसमें आरोही क्रम में कौन सा है। तो देखिए, अगर ऑप्शन अगर छांटने आपको आ गया, देखिए रॉक और रॉक दोनों सेम है, तो इन दोनों को तो हटा सकते हैं। पहले देखिए रॉक आया, दोनों में सेम है, इन दोनों में से सबसे पहले इसको हटा सकते हैं। या इसको आपको और देखना है तो हम बता दें आपको कि कणों के साइज में देखा जाए तो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। अगर इसे देखा जाए, इस फिगर में देखिए, तो ऊपर में सबसे पहले ह्यूमस है, फिर वाटर है, फिर क्ले है, उसके बाद ये सैंड है, उसके बाद ये ग्रेवल है। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्ले और सैंड के बीच जो है एक सिल्ट आया है। देखिए क्ले होगा, उसके बाद सिल्ट होगा। आरोही क्रम में पूछ रहा है, माने कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले आप जानेंगे चट्टान जो है सबसे ऊपर होगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो चट्टान ऊपर होगा, तो जिसमें चट्टान ऊपर है तो 2 ऑप्शन में है, और शुरू में 2 ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन पहला और चौथा काट दीजिए। अब 2 ऑप्शन में आपको छांटना है। तो देखिए चट्टान ऊपर की ओर दोनों में है, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो पहले क्ले होता है, फिर सिल्ट होता है, फिर सैंड होता है, उसके बाद ग्रेवल, फिर उसके बाद रॉक आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक चलते हैं 66।
मछली मत्स्य क्लोम गिल का कार्य करती है, तो मछली जो है सांस जो लेती है तो किस टाइप में लेती है? तो पहला ऑप्शन है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना और जल में अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो आपको बता दें मछली के बारे में कि मछली जो सांस लेती है गलफड़े से लेती है, गिल से लेती है। गिल से कैसे लेती है? तो पानी में जो है ऑक्सीजन घुलित होती है, उसी से वो गलफड़े से सांस लेती है। बता दें कि मछलियाँ पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती है और गिल्स की तरफ पंप कर देती है। उसके बाद गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। तो मछली कैसे गिल्स से सांस लेती है? तो पानी के अंदर घुलित में घुलनशील के रूप में, जल में। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कि जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, यही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए आप एक चीज जानते हैं कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, इसी के बारे में पढ़े होंगे कि कंडक्टर वो होता है जो करंट को पास होने देता है, सुचालक उसको कहते हैं, और नॉन कंडक्टर होता है कि जो करंट से पास नहीं होने देता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए नॉन कंडक्टर में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कागज आ जाएगा, फिर रबर आ जाएगा, फिर लकड़ी आ जाएगा, ये सब नॉन कंडक्टर है। तो करंट किससे पास होगा? ये कंडक्टर है, बुलेट कंडक्टर है। इसीलिए ऑप्शन जो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंजुला समतल दर्पण में अपनी प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है और उस दर्पण से दूरी 5 मीटर है और वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तब उसकी दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे बनता है। मान लीजिए आप देखिए कि ये मंजुला है, ठीक, और यहाँ पे दर्पण है। क्या कर रहा है कि मंजुला दर्पण से अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है और उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। दर्पण से दूरी कितना है? इसका जो है दर्पण से दूरी कितना? 5 मीटर है। तो आप जानते हैं कि जितना दर्पण की दूरी यहाँ इसके सामने है उतना ही उसका पीछे इमेज भी बनता है, तो 5 मीटर इधर भी हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है। 1 मीटर किधर चलती है? तो 1 मीटर ये जो मंजुला जो है, ये मंजुला है 1 मीटर किधर चलती है? दर्पण की ओर चलती है। तो 1 मीटर दर्पण की ओर इधर भी चलेगी तो इसका इमेज इधर भी बनेगा 1 मीटर। 1 मीटर इधर भी इसका इमेज बनेगा 1 मीटर। तो अब बताइए बीच का कितना हो जाएगा? बीच का बच जाएगा 5 में से 1 घटा दे 4 इधर भी, बीच का इधर बच जाएगा 4 इधर भी बच जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अब बच गया इसका 4 मीटर इधर, इधर बच गया 4 मीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिए। आप लास्ट में पूछता है कि उसकी देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है कि अब उसकी दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण में उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी। अब देखिए दर्पण में और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण में इसका 4 मीटर, इसकी प्रतिबिंब बन रहा है 4 मीटर। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा इसका? तो आप जोड़ लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 4 8 हो जाएगा, ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई लोलक 3 सेकंड में दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन चुनिए। तो देखिए 3 सेकंड में गति कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए इसका आवर्तकाल 10 सेकंड, आवृत्ति 3 हर्ज, ये गलत है। इसका आवर्तकाल 0.1 तथा आवृत्ति 10 हर्ज, ये सही लग रहा है। इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ज, इसका आवर्तकाल 0.3 तथा आवृत्ति। देखिए इसको बनाने के लिए जब देखिए इसको बनाइएगा
तो अगर देखिएगा हमसे बोला है कि देखिए आवृत्ति कितना बोला है 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज निकल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर ऑसिलेटरी नंबर ऑफ ऑसिलेटर मैंने दोलन की संख्या बट्टे टाइम होता है। तो इसका निकालिएगा फ्रीक्वेंसी, तो बताइए नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितना है, माने कि दोलन कितना कर रहा है 30, तो 30 ऊपर रखिएगा, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 10 हर्ट्ज होगा तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 10 हर्ट्ज दिया हुआ। अब इसका फिर बोल रहा है कि आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, तो आवर्तकाल टाइम पीरियड बराबर टी बराबर क्या होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितना निकाल के अभी हम लाए हैं 10 हर्ट्ज, 10 से भाग दे दीजिए तो 0.1 आएगा 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर आगे देखिएगा तो क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी राइट आंसर। अब 70 में चलते हैं। देखिए गलत कथन को पहचाने की, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो बताइए बॉल बेयरिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, घर्षण की वृद्धि करने के लिए करते हैं, यही तो लग रहा है गलत है कि घर्षण को कम करने के लिए नहीं करते बॉल बेयरिंग। अब जानते हैं कि घर्षण क्या होता है, कि घर्षण कोई गतिशील वस्तु है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। घर्षण जो होता है कि घर्षण एक बल है, फोर्स है, जो किसी भी वस्तु को गति करने में अवरोध माने रुकावट पैदा करती है। और ये घर्षण जो होता है कभी भी घर्षण होगा दो वस्तुओं के बीच होगा, ठीक है, घर्षण का समझ में। और घर्षण जो होता है तो चिकना सतह पर घर्षण कम होता है, खुरदरा सतह पर घर्षण ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ घर्षण और भी घर्षण के टाइप से, जैसे होता है स्थैतिक घर्षण होता है, फिर उसके बाद सर्पी घर्षण होता है, फिर उसके बाद लोटनिक घर्षण होता है। तो उसके बाद में आप उसको देख लीजिएगा कि क्या होता है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण। तो इसमें जो ऑप्शन जो देखा जाए तो ऑप्शन पहला गलत लग रहा है, क्योंकि बॉल बेयरिंग का जो उपयोग हम लोग करते हैं तो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक तेल का भी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्योंकि घर्षण कम हो जाए, तो इसीलिए गलत पहचान करने के लिए। बाकी ये सही है कि पृथ्वी पर संपर्क में दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले आपको बता देते हैं कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। कि स्थैतिक घर्षण होता है कि कोई चीज़ विराम में रहता है उसको गति में कर देती है, तो उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण होता है कि कोई चीज़ पहले से गतिशील रहता है उसमें और फोर्स लगा देती है, तो सर्पी घर्षण हो जाता है। लोटनिक घर्षण वह होता है कि लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर क्या करती है, लुढ़कती है, रोलिंग करती है और उसकी गति में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण। जैसे रोलर, आप रोलर को चलते हुए सड़क पर देखते होंगे, देखे होंगे, तो वो लोटनिक घर्षण का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। पहले सर्पी घर्षण से कम होता है क्योंकि सर्पी घर्षण पहले आता है, इसलिए इससे कम होता है। फिर लग रहा है किसी तरल में गति करते किसी पिंड और घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका गलत आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। फिर एक खत्म है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसको ऑप्शन को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ले जाते हैं एक डायग्राम दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको क्लियरली इसमें समझ में आएगा। अगर इस कैलेंडर में आप देखते हैं तो आप देखिए कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो है पोटेशियम है, सबसे कम गोल्ड का है। जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो था कि आयरन और जिंक के बारे में कि ये आयरन है ये जिंक है, तो इसमें बोल रहा है जिंक को विस्थापित कर देगा, तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कम डिफरेंस है। और जिंक जाहिर सी बात है कि जिंक जो है ऊपर में है तो इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि जिंक ये है और कॉपर ये है, जिसमें बोला कि ये कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। ये सही है क्योंकि जिंक बहुत ऊपर है और ये कॉपर बहुत नीचे है। जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, ये लिस्ट रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको विस्थापित कर सकता है।
फिर तीसरा ऑप्शन जो था कि कॉपर और आयरन में, ये कॉपर है आपका, ये आयरन है, तो क्या करेगा, और इसमें बोल रहा था कि कॉपर आयरन में जो है आयरन को विस्थापित कर देता है। देखिए कॉपर ये है, आयरन ये है, जिसमें कर आयरन को विस्थापित करता है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आयरन तो ऊपर है, आयरन तो ऊपर है ना, तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन ऑप्शन में जो लिखा हुआ है कि इसमें आयरन को विस्थापित कर जाए कॉपर के साथ, ये नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन को। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो बी सही है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहचानिए, डॉक्टरी थर्मामीटर। सबसे पहले आपको बता दें हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, क्या होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर हमारे शरीर को टेम्परेचर मापने वाले थर्मामीटर को जो है डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होता है, और जो प्रयोगशाला में जो इस्तेमाल होता है उसका होता है कितना होता है, और ये भी जान लीजिए साथ में साथ कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट, माने 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर कितना से कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 10 से 110 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। सही बात है, ये 35 से क्या 42 डिग्री होता है डॉक्टरी, ये होता है 10 से 110 होता है, इसलिए ज़्यादा है इससे, तो इसलिए ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा सही, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 73 में गलत पहचानिए। देखिए केरोसिन, इसमें कि केरोसिन का कैलोरी मान जो है कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, ठीक है। फिर बोला इधर सही है, कोयले के कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। फिर करा बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये गलत ऑप्शन है। और आपको ये भी बता दें, एक ऑप्शन एक डाटा दिखा देते हैं, उसको देख लीजिएगा आप कि कौन किससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, 1.5 लाख के करीब होता है। और ये भी जान लीजिए इसका फार्मूला होता है, इससे कभी सवाल भी पूछ सकता है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बराबर क्या होता है, Q/m होता है। Q क्या है आपका, अमाउंट ऑफ हीट, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं, M फॉर मास। तो कभी कभी पूछ सकता है कि Q दे देगा और M दे देगा, कैलोरीफिक वैल्यू पूछेगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैलोरीफिक वैल्यू बराबर होता है Q/m, जो कि Q बराबर होता है अमाउंट ऑफ हीट और M बराबर होता है मास। तो और इसका हम आपको डाटा भी दिखा देते हैं किसका कितना ज़्यादा होता है, लेकिन इसका आंसर जो देख लीजिए एक बार, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बोला है, कि इसमें गलत पहचान करने के लिए बोला है, क्योंकि कहता है बायोगैस का कैलोरी मान जो होता है एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये तो गलत है, एलपीजी का ज़्यादा होता है। तो आपको एक डाटा से दिखाते कौन ज़्यादा होगा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। देखिए हाइड्रोजन का, देखिए सबसे नीचे में है, हाइड्रोजन का सबसे नीचे में है, कितना है हाइड्रोजन का, 1.5 लाख है। और एक भी बात ये भी याद कीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो है किलो जूल बाय पर केजी होता है। कभी कभी ये भी पूछेगा ऑप्शन में दे देगा मिलान करने के लिए आपको कि कैलोरीफिक वैल्यू किस में होता है, किलो जूल पर केजी। अब इसमें देखिए सबसे कम जो है काउ डंग केक का होता है, जो 6000 से 8000 का होता है, इसीलिए इस टेबल को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कहता है 74 की कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, देखिए 12 मीटर ये टाइम हो गया आपका, ये चाल दिया हुआ है, फिर अगले 18 मिनट फिर बोला टाइम दिया हुआ है, फिर चाल दिया हुआ है। तो इस समय की अवधि में बस की कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इन दोनों को क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, मैंने कि समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर स्पीड गुने टाइम। तो देखिए स्पीड आपका कितना है,
स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा से, पहला दिया ऑप्शन, तो 50 दे दीजिए। और हमको आंसर चाहिए किलोमीटर में चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मिनट में घंटा में चेंज कर देंगे। किलोमीटर में लाना है, ये घंटा में दिया हुआ है तो इसको घंटा में चेंज करना होगा। तो क्या कर दीजिए, यहीं पे चेंज कर दीजिए, 12/60 कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, एक तो हो गया पहला वाला, फिर अगला भी दिया हुआ था 18 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल दूरी पूछ रहा है तो इसको जोड़ के लिखिए। प्लस क्या कर दिए, पहले 4 दीजिए, 40 किलो इंटू फिर 18/60, जैसे उसको किए सेम वैसे ही करना है। अब इसको काटिए, देखिए 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये 5 से कट जाएगा, 5 दही के 50। फिर इसमें भी कीजिए, E0 से E0 कैंसिल, 6 तिरके 18। तो आप देखिए इसका ऑप्शन जो है, इधर बच गया 10 और इधर बच गया 12, तो 12 और 10 कितना होगा, 22। इसका मतलब 22 किलोमीटर आंसर इसका होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 22 किलोमीटर इसका आंसर जो है 22 होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से गलत पहचान कीजिए कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति की आवृत्ति है, फिर पृथ्वी प्रकाश की गति सरल रेखीय है, हाँ ये तो सही लग रहा है। तीसरा कि सितार कर्षित तार की गति दोलन गति है, सभी आवर्ती गति वर्तुल आवर्ती गति होती है, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। ये भी ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति। तो इससे पहले आप ये जानिए कि आवर्त गति और दोलन गति क्या होती है। आवर्त गति जो होता है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त गति, ठीक है। फिर उसके बाद दोलन गति जो होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, कि किसी पिंड वस्तु साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन गति या कंपन गति भी उसको बोलते हैं। साम्य स्थिति का मतलब होता है कि जहाँ पर वो रुका हुआ फिर रुके हुआ है उससे इधर उधर करेगा, तो उसको बोले दोलन गति। जैसे झूले का गति ले लीजिए, झूला रुका हुआ है फिर उसको चला दीजिए इधर उधर, तो वो हो जाएगा। कभी घड़ी का ले लीजिए, घड़ी की कांटा एक जगह है, घड़ी का ले लीजिए पेंडुलम, कि पेंडुलम को रुक जाएगा, फिर उसमें अगर उसको हिला दीजिए तो उसको चलने लगेगा, तो उसको कहते हैं साम्य, माने रुका हुआ चीज फिर गति में आना। उसके बाद होता है कि आप एक डोरी ले लीजिए, स्ट्रिंग रस्सी, और उसको कुछ नीचे में बांध दीजिए कोई वस्तु को, और एक रखे रहिए इस तरह का, उसको फिर इसको हिलाइए तो नीचे ऊपर करते रहेगा, तो इसको कहते हैं दोलन गति। तो एक बात और याद रखना है, दोलन गति को आवर्त गति कह सकते हैं। इस तरह दोलन गति भी एक तरह से आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आप तक पहुँची होगी, आप सुने होंगे, तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा तो सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और दोस्तों ये भी बता दें कि ये 15 क्वेश्चन बताया गया है प्रैक्टिस सेट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन बताएगा, और ये 18-19 का जो पूरा पेपर जो है मैथ और साइंस का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसे बार बार देखें, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो उसको ज़रूर आप देखें। और आप रोज़, जब तक एग्ज़ाम आपका सीटेट का नहीं हो रहा है तब तक आप एक सेट जरूर प्रैक्टिस करें, रोज़ प्रैक्टिस करें। आप ये समझ लीजिए कि 5 जुलाई को पेपर होगी। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। थैंक यू।